चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हमारे सिलेबस के अंदर CSET के सिलेबस में पेपर टू, ये हमारा पेपर टू है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। इसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है, ये मैंने करवाने हैं आपको। ठीक है। तो इन्हीं से हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हमें क्या कुछ पढ़ना है। अब ये चैप्टर 3 और 4 पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है? एक तो इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा होगा। जैसे कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है। 11th 12th में तो थोड़ा सा आपको फैमिलियर टॉपिक लगने वाला है। मतलब आपको यूं लगने वाला है कि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़ रखा है हमने कहीं ना कहीं। दूसरा, इसमें एक चैप्टर हमारा है कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, जो कोर्स आप कर रहे हो। तो इस कोर्स के बारे में आप इस चैप्टर में और बारीकी से जानकारी लेने वाले हो कि इस चैप्टर में हम समझेंगे एक CS बनने के बाद CS क्या कुछ कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता। CS बनने के बाद क्या हमारा स्कोप है, हम कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है हमारे हमारे लिए इनिशियल लेवल पे, कि अभी आपके जैसे स्टार्टिंग है CS कोर्स की। तो जिस कोर्स को आप स्टार्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो आप, अपना टाइम, मेहनत अपना यहाँ पे लगाने वाले हो, तो इस कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। भी कोर्स है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा इसमें फ्यूचर है, क्या हमारी इसमें ग्रोथ है, हमें क्या कुछ काम करना पड़ेगा CS बन जाने के बाद, वो सब कुछ आप इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो 3 और 4 के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम चैप्टर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे हमारे। बाकी चैप्टर्स जो और हैं वो हमारे लिए काम के हैं, पर अभी ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिस स्टेज पे हमें, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिलेबस को करने में, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है और टाइम कम रहता है इसको कवर करने के लिए। तो हम ज़्यादा क्लासेस को बिना वेस्ट किए अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और टाइमली कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। अगर सिलेबस हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम देने में कि सर हमारा टॉपिक रह गया, टॉपिक नहीं हुआ, हम एग्जाम में कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो वो इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, वो नोट करनी है आपको। ठीक है। ताकि आप उसको घर जाकर रिवाइज कर सको। लेसन नंबर 4 दिया हुआ आपको, और चैप्टर का नेम आपको दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। अब एक कंपनी लॉ क्या होता है पहले वो समझो। चलो, कंपनी लॉ तो बात की बात है, पहले सिर्फ कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है वो बताओ। कंपनी का मतलब बताओ और लॉ का मतलब बताओ, पता है तो। लॉ का मतलब तो कानून हो गया। कंपनी का मतलब, जैसा भी जिसको पता है वैसा बताओ। गलत है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करो आप कि कंपनी क्या होती है। हाँ, कंपनी एक, हाँ, ठीक है। और कोई बात इसके बारे में? ठीक है। देखो,
कंपनी का मतलब क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये कह रहा है कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप, ठीक है, जो कुछ लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। और इस एसोसिएशन में ये लोग क्या करते हैं? किसी लीगल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग आपस में मिल गए हैं किसी लीगल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए। इसको हम कंपनी बोल देते हैं। अच्छा, बिजनेस लीगल होगा। बिजनेस लीगल होने के साथ साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होगा, जिसके लिए ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट मेकिंग का, या क्या लीगल बिजनेस करने वाले हैं, गुड्स में डील करना है, सर्विस में डील करना है, किस में डील करना है, वो सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। उस एसोसिएशन ऑफ पर्संस को हम क्या बोल देते हैं? कंपनी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने बताया कि सर कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नो डाउट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या बनता है? देखो, एक बात आपको मैं पहले बता देता हूँ, किसी भी वर्ड का मतलब समझ ना आए तो बेझिझक पूछ लेना भी, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से हर एक चीज बारीकी से समझा के चलूंगा। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या पता जिसका मीनिंग बताना मैं भूल गया, या मैंने नहीं बताया, कुछ भी केस बन सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका मतलब पता होगा आप सबको, पर बाय चांस आपको मान लो किसी वर्ड का मतलब नहीं पता, तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आपको मैं कोई डाउट आए ना, डाउट आने ना दूं। हर एक वर्ड का मतलब बता के चलूंगा मैं आपको। फिर भी कोई वर्ड ऐसा है जिसका मतलब समझ नहीं आया आपको, मैंने बता दिया फिर भी समझ नहीं आया या बताना भूल गया मैं, तो उसका मीनिंग आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन बींग के जैसे नहीं होता। अब ह्यूमन बींग तो सांस लेता है, आंखें हैं, हाथ है, पैर है, ठीक है, हर्ट भी है हमारे पास, पर ऐसा काम कौन नहीं करता? आर्टिफिशियल पर्सन ऐसा काम नहीं करता। वो ह्यूमन बींग की तरह नहीं है, पर पर्सन है ये भी। पर्सन हम भी हैं, पर्सन कंपनी भी है। पर कंपनी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सांस नहीं ले सकती। वो ह्यूमन बींग की तरह काम नहीं करती, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। दूसरा आपने बताया कि सर कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, जो लोग की नजरों में सही होती है। और ये पहचान तब बनती है जब कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। मतलब अगर हमें कंपनी की फॉर्म में काम करना है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी की फॉर्म में काम नहीं कर सकते। जब तक आप कंपनी नहीं बनाओगे, उससे पहले आप कंपनी की फॉर्म में काम नहीं कर सकते। तो कंपनी की फॉर्म में काम करना है तो पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, और कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको एक अथॉरिटी के पास ऑनलाइन फाइल करने पड़ेंगे। फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे रजिस्ट्रेशन का। वो सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप कंपनी की फॉर्म में काम कर सकते हो। जब तक वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आएगा, आप कंपनी बन गई है ऐसा नहीं मान सकते और कंपनी की फॉर्म में काम नहीं कर सकते। अब मान लो हम सबको कंपनी की फॉर्म में काम करना है। हमने क्या किया? कंपनी बनाने के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिए, साइन सुइन कर दिया उनके ऊपर, और सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मोड में हमने अथॉरिटी के पास फाइल कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या सोच लिया? डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया मतलब कंपनी बन गई, तो काम चालू कर दिया। क्या वो चीज सही है? वो चीज सही नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट अथॉरिटी के पास फाइल कर दिए, क्या सर्टिफिकेट आ गया वहां से? अभी क्या पता उन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकल जाए, पॉसिबल है ना ऐसा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को अथॉरिटी के पास फाइल करना कंपनी बन गई है ऐसा मानना नहीं होता। जब तक आपके पास अथॉरिटी से सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तब तक कंपनी बन गई है नहीं माना जाएगा। सर्टिफिकेट आने के बाद ही आप काम चालू कर सकते हो, ठीक है। ये चीज थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में समझ रहे हैं हम। अब
अब हमें पढ़ना है कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है पूरे का मिला करके। तो दोनों का अलग अलग मतलब समझ लिया हमने। कंपनी का मतलब क्या होता है समझ लिया, लॉ का मतलब कानून। अब दोनों वर्ड्स को जोड़ के इसका मतलब क्या बनता है वो पढ़ना है। कंपनी लॉ एक ऐसा कानून है जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। कंपनी लॉ एक ऐसा कानून है जो किस पे अप्लाई होगा, कंपनी पे। और इस कानून का नाम क्या होगा, इस कंपनी लॉ का नाम दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये इस कानून का नाम है जो हर एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे कंपनी पब्लिक हो, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, चाहे कंपनी सरकार की हो, चाहे कंपनी किसी प्राइवेट बंदे की हो, कंपनी कैसी मर्जी हो, हर एक कंपनी के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है। ठीक है। अब इसमें 2013 का मतलब क्या होगा, देखो हर एक बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। या तो वो लॉजिक आप मुझसे पूछो, वरना जितना मुझे समझ आएगा उतना मैं बता के चलूंगा आपको। अब आप में से क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना पता हो इस 2013 का मतलब क्या होगा, या किसी को पता है तो वो बताओ मेरे को, इस 2013 का मतलब क्या बनता है। बताओ। हम्म, वो तो ठीक है, पर इसको यहाँ पे जो 2013 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा। हाँ, एक्ट का मतलब कानून। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब क्या बना, ये कानून कब आया है, कौन से ईयर में आया है। तो ये ईयर का नाम है, ईयर। ये वो साल है जिस साल में ये कानून लाया गया है, सरकार लेके आई है इस साल से। ठीक है। इससे पहले जो कंपनी का कानून था उसका नाम क्या था, कंपनी का कानून इससे पहले भी था, 2013 से पहले भी था, उसका नाम क्या था, कंपनीज एक्ट 19। तो 2013 से पहले जो कंपनी का कानून हमारे इंडिया में लागू था वो 1956 में बनाया गया था, और इसको बदला कब, 2013 में। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कंपनीज एक्ट 2013 वाज रिप्लेस्ड बाय, कंपनीज एक्ट 2013 जो कानून था उसने किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस करना मतलब बदल देना। तो पुराने वाले कानून को बदला गया है, पुराने वाला कानून हमारा ये था। ठीक है। ये छोटी छोटी काम की बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे ये बातें इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए, चाहे इंपॉर्टेंट ना हो। आपने सीएस कोर्स को ज्वाइन किया है तो ये सारी बातें पता होनी जरूरी है, ये बेसिक बातें हैं जो एक सीएस को पता होनी चाहिए, या जो बच्चा सीएस कर रहा है उसको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लेना। नोट कर लिया, आगे चले। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है जो पढ़ना है हमें। अब चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले कंपनी का मीनिंग क्या बता रखा है जो अभी डिस्कस किया हमने, द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड, डिराइव का मतलब ढूंढना या खोजा गया है। ठीक है। फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम, विद और टुगेदर, पेनिस ब्रेड। तो कह रहे कंपनी वर्ड जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज जो है उसका शब्द है। इसमें इस कंपनी वर्ड को तोड़ दिया, सी ओ एम, सी ओ एम का मतलब होता है इकट्ठे, साथ में। और पी ए एन आई एस का मतलब बनता है ब्रेड। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या बना, इकट्ठे खाना खाना। ठीक है। इकट्ठे खाना खाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोग इकट्ठे मिल गए हैं, वो ग्रुप में खाना खा रहे हैं। अब ग्रुप में खाना खाना
कंपनी बोल देंगे ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो आप क्लास में हो, ठीक है, मान लो आप सबका हाफ टाइम हुआ है, लंच टाइम हुआ है, तो लंच टाइम में मान लो आप में से कुछ बच्चे इकट्ठे खाना खा रहे हैं बैठ के, तो कंपनी बन गई वो? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको मतलब ये नहीं समझना कि जो लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं वो कंपनी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां तो बिजनेस भी करना पड़ेगा ना। आप तो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम पे लंच टाइम में इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो, तो वो सिर्फ नॉर्मल खाना खाना हो गया, वो कंपनी बनना नहीं हो गया। यहाँ पे बोल रहे हैं एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर। ये नोट करो, ये कह रहा है कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो इकट्ठे खाना खाते हैं। अब इकट्ठे खाना खाने का मतलब क्या हुआ? और बिजनेस के अंदर इकट्ठे काम कर रहे हैं। नोट कर लियो? ठीक है, आगे देखो। इन द लेजरली पास्ट मर्चेंट्स, मर्चेंट का मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, ये नोट नहीं करना, जो चीज नोट करने की बता दूंगा मैं आपको, ये समझना है बस। इन द लेजरली पास्ट मर्चेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स टू डिस्कस बिजनेस मैटर। गैदर होना मतलब इकट्ठे होना। ये कह रहा है कि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में अलग अलग व्यापारी जो होते थे, बिजनेसमैन जो होते थे, अगर उनको आपस में कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करना होता था, तो वो लोग किसी त्योहार का वेट करते थे। कोई त्योहार आएगा, इकट्ठे मिलेंगे सारे, उस टाइम पे बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। पहले के टाइम में ऐसा होता था। पर आज के टाइम में अगर अब जैसे मान लो बिजनेस है, कोई त्योहार वार है, उस टाइम पे इकट्ठे होते हैं लोग। उस टाइम पे मान लो कुछ बिजनेसमैन आपस में इकट्ठे हो रहे हैं बातचीत करने के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग। तो क्या आजकल इतना वेट करना पॉसिबल है बिजनेस के अंदर कि त्योहार का वेट करेंगे, जब त्योहार आएगा तब इकट्ठे होंगे, उस टाइम पे मुद्दे को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे? आज के टाइम पे जमाना बहुत फास्ट हो गया है ना, तो प्रॉब्लम्स भी पूरे साल में बिजनेस के अंदर आती रहती है, और सॉल्यूशन भी कब चाहिए उनका? बताओ। प्रॉब्लम मान लो आज आएगी, तो आज के टाइम के जो बिजनेस है उनके हिसाब से सॉल्यूशन कब चाहिए उनका? आपको आज ही चाहिए ना। क्या त्योहार का वेट कर लें तब तक के लिए? तो कह रहा है कि नाउ अ डेज, आज के टाइम में क्या होता है, बिजनेस मैटर्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, एंड कैन नॉट बी डिस्कस्ड एट लेंथ एट फेस्टिव गैदरिंग्स। पर कह रहा है आज का जो जमाना है उसमें बिजनेस में आगे निकलने के लिए आप प्रॉब्लम को कल पे नहीं टाल सकते कि कल को त्योहार आएगा जब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मीटिंग करेंगे। आज के टाइम में अगर आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, आपको आज ही उसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, वरना इतने में कोई और आपसे आगे निकल जाएगा बिजनेस में, ठीक है। देयर फॉर द वर्ल्ड कंपनी हैज एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस। इट डिनोट्स, इसको लिखना है आपको, इट डिनोट्स अ जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज इन विच द कैपिटल is contributed by a large number of people। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पैसा। It denotes a joint stock enterprise in which the capital is contributed by a large number of people। जॉइंट का मतलब इकट्ठा, स्टॉक का मतलब शेयर या ओनरशिप बोल सकते हो, एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस। अब इसका मीनिंग क्या बना? ये कह रहा है कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जॉइंट स्टॉक बिजनेस, मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके पैसा लगाते हैं किसी लीगल काम को करने के लिए, उसे हम कंपनी बोल देते हैं, ठीक है। दस इन पॉपुलर पार्लेंस अ कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स like minded persons formed for the purpose of carrying on some business or undertaking। तो कंपनी का तीसरा मीनिंग दे रखा है आपको ये कह रहा है कंपनी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप जो माइंडेड पर्सन का होगा। माइंडेड पर्सन मतलब जिनका दिमाग चलता हो, ठीक है, जिनका दिमाग चलता हो उनकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे लोग जिनका दिमाग चलता है
वो मिल करके ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप की फॉर्म में किसी लीगल बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसे हम कंपनी बोल देते हैं। अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। ये कह रहे हैं कंपनी एक ऐसी कॉरपोरेट बॉडी है जो लॉ की नजरों में एक लीगल पर्सन होगी, और उसकी पहचान जो होगी वो उसके मेंबर से क्या होगी, अलग होगी। मतलब कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों की पहचान क्या मानी जाएगी, अलग अलग मानी जाएगी। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या बनता है, पहचान अलग अलग मानी जाएगी, उसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो आप एक काम करो, जो ये लास्ट वाली डेफिनेशन है ये भी नोट कर लो। अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। कंस्टिट्यूट करना मतलब बनाना। जिन्होंने कंपनी बनाई है उनकी पहचान अलग है, और कंपनी जब बनाई गई है उसकी पहचान क्या होगी, अलग होगी। नोट कर लिया। हाँ जी, आगे चले। अब देखो पहचान अलग कैसे होती है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी चीज अभी। अब जैसे एक आप पढ़ते हो सोल ट्रेडिंग बिजनेस, ये पता है आप सबको क्या होता है, बताओ क्या होता है। हाँ, सोल ट्रेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक अकेला पर्सन बिजनेस का मालिक होगा, सारा पैसा बिजनेस में वही लगाएगा, सारा प्रॉफिट उसका और लॉस भी किसका होता है, उसी का। अब मान लो एक मिस्टर ए नाम का पर्सन है, इसने कोई शॉप स्टार्ट की है, ठीक है, अकेले ने, तो इसके बिजनेस को हम सोल ट्रेडिंग बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, जिस एरिया में मिस्टर ए रहता है उस एरिया में एक की जो गुडविल है, गुडविल मतलब, हाँ, ठीक है, जो गुडविल है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी है गुडविल मतलब, जिसकी शॉप चलेगी, चलेगी ना शॉप इसकी, एक ही गुडविल बढ़िया होगी, लोगों की नजरों में एक बढ़िया बंदा है, तो लोग यहाँ से सामान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक की जो पहचान है वही उसकी दुकान की पहचान है। ठीक है, जो पहचान एक ही है वही पहचान किसकी है, उसकी शॉप की है। अगर एक ही मार्केट में गुडविल होगी उसका बिजनेस चलेगा, एक ही गुडविल नहीं है तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक ही जो आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी किसकी है, उसकी शॉप की है। ठीक है, जो पहचान एक ही है वही पहचान किसकी हो गई, उसके शॉप की हो गई। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मान लो ए और बी, इन लोगों ने मिलकर ना एक प्राइवेट कंपनी खोली है। अब प्राइवेट कंपनी खोल लेंगे
तो कंपनी का एक नाम भी होगा। ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम होगा तो कंपनी की पहचान जो होगी वो मालिकों से क्या होंगी, अलग होंगी। मालिक कौन है, ए और बी। ठीक है। इस बार कंपनी के मालिक कौन है, दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है। तो ए और बी मालिक होने के बावजूद भी ए और बी की जो पहचान है वो क्या होगी, अलग होगी। और इनकी कंपनी की पहचान कंपनी के नाम से होगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि कंपनी अपने खुद के नाम से सारे काम करती है। अगर कल को कोई जमीन वगैरह परचेज करनी है कंपनी के पैसों से, तो जमीन का मालिक ए बनेगा या बी बनेगा, बताओ। कंपनी के पैसों से जमीन खरीदनी है तो जमीन का मालिक ए बनेगा या बी बनेगा, दोनों मिला के ए और बी बन जाएंगे, नहीं, कंपनी बनेगी। हाँ, कंपनी के पैसों से जमीन खरीदोगे तो बायर में नाम किसका आएगा, खरीदने वाले में कंपनी का नाम आएगा। कंपनी की पहचान अलग है ना। अच्छा, मान लो कंपनी के नाम से कल को बैंक से लोन लेंगे, तो वो कौन लोन रीपे करेगा, ए करेगा, ए पे करेगा, बी पे करेगा, कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी। बिकॉज लोन लेने वाला वहां पे कौन है, कंपनी है ना। तो लोन ए के नाम से लिया गया है और ना ही बी के नाम से लिया गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंपनी के मालिकों की पहचान अलग होती है और कंपनी की खुद की पहचान क्या होती है। कंपनी खुद के नाम से कोई भी काम कर सकती है, जमीन ले सकती है, लोन ले सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। अच्छा, किसी पे केस करना है, मान लो हमारी कंपनी है, हम सब कंपनी के मालिक है, किसी आउटसाइडर पर्सन ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, तो कंपनी केस करेगी ना सामने वाले पर्सन पे। हमारी कंपनी से फ्रॉड हुआ है तो क्या हमारी कंपनी केस नहीं करेगी सामने वाले पे। तो कोर्ट में जब केस किया जाएगा तो फ्रॉड जिसके साथ हुआ है उसमें किसका नाम लिखा जाएगा, कंपनी का नाम लिखा जाएगा। तो कंपनी खुद के नाम से कोर्ट में केस भी कर सकती है। अच्छा, हमने बैंक से लोन लिया था 5 साल के लिए, 5 साल पूरे हो गए, लोन लिया गया था कंपनी के नाम पे। ठीक है। 5 साल पूरे हो गए, लोन रिपे नहीं किया हमने, तो क्या बैंक हम पे केस नहीं करेगा, पैसा रिकवर करने के लिए करेगा। तो बैंक किसके नेम पे केस करेगा, कंपनी के नेम पे, बिकॉज लोन किसने लिया था। ना तो मेरे नाम पे केस होगा ना आपके नाम पे केस होगा, हम चाहे मालिक है फिर भी हमारे नाम पे केस नहीं होगा। जो केस होगा वो कंपनी के नाम पे होगा। तो कंपनी खुद भी किसी और पे केस कर सकती है खुद के नाम से, और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है कंपनी के नाम से। ठीक है। ये बातें समझ आती है वहां पे। Next, it is called a body corporate because persons composing it are made into one body by incorporating in accordance to the law and clothing it with the legal personality। ये कह रहे हैं कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, कंपनी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज कंपनी एक पूरी बॉडी है जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है लॉ के हिसाब से। अच्छा, क्या आप इलीगल तरीके से कंपनी बना सकते हो, ठीक है ना। इलीगल तरीके से या किसी इलीगल काम के लिए कंपनी बन जाएगी, कभी भी नहीं बनेगी। तो कंपनी जो बनती है वो एज पर लॉ बनेगी, लॉ के हिसाब से आप कंपनी बनाओगे। और कंपनी का लॉ अभी पढ़ा हमने, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को बनाने का जो तरीका दिया आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। नेक्स्ट, द वर्ड कॉर्पोरेशन is derived from the Latin term corpus which means body। इसको भी हाईलाइट करो या नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है ये। ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन वर्ड जो है, कॉर्पोरेशन वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज में कॉर्पोरेशन का मतलब कॉर्पस होता है, और कॉर्पस को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। तो कॉर्पोरेशन का मतलब बॉडी हो गया, कहने का मतलब ये है। अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखो, कॉर्पोरेशन इज इक्वल्स टू कॉर्पस इज इक्वल्स टू बॉडी, ये लिखा हुआ है।
नेक्स्ट आगे देखो, कॉरपोरेशन मतलब कॉर्पस या बॉडी, कुछ मर्जी बोल दो, इज द लीगल पर्सन। अब ये कह रहे हैं कि जो कंपनी होती है वो एक लीगल पर्सन है, पर कंपनी का जन्म जैसे इंसान का जन्म होता है वैसे नहीं होता। नेचुरल बर्थ का मतलब, जब नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कंपनी का जन्म कभी भी इस तरीके से नहीं होता जैसे किसका जन्म होता है, इंसान का। कंपनी का जन्म लॉ से होता है और कंपनी की डेथ भी लॉ से होती है। तो कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होगा और कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, कानून से होगी। इसीलिए कंपनी को हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं, बिकॉज ये इंसान के जैसे बर्थ नहीं लेता जैसा इंसान इंसान बर्थ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अब आपको समझना है कि हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कंपनी का मीनिंग क्या दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें लिखा हुआ है सेक्शन। ठीक है, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 2 है, और जो ब्रैकेट में लिखा है 20, इसको बोलते हैं क्लोज। इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लोज 20, ऐसा बोला जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज 20। सेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं धारा। तो सेक्शन 2 क्लोज 20 कौन से एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का। मतलब धारा 2 कौन से कानून की बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है। इसके अंदर मतलब सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर कंपनी का जो मीनिंग है वो बताया गया है। अब कंपनी का मीनिंग क्या बताया गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब कौन से कानून की बात कर रहे हैं, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बोल रहा है कंपनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी, इनकॉर्पोरेट का मतलब बनाना। ठीक है, ये कह रहा है कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी जो बनाई गई है, कौन से एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। एक सेकंड रुको, हाँ जी, हाँ हाँ रखी है, CSET जुलाई 22 की। ठीक है, देखो, ये कह रहा है कंपनी का मतलब क्या हुआ, कंपनी का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनाई गई है। ठीक है, या फिर बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले कौन सा एक्ट था हमारे पास, तो कंपनी पहले भी तो बनी होगी ना, कि 2013 के बाद ही बननी स्टार्ट हुई है। तो कह रहे हैं पुराने वाले कानून में बनी हुई है, उसको भी हम क्या मान के चलेंगे, कंपनी मान के चलेंगे। देखो इसका मतलब क्या बना, आपने कंपनी बनाई 2015 में, इसके ऊपर कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अच्छा, आपने कंपनी बनाई 2020 में, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, सेम। ठीक है, आपने कंपनी बनाई 2001 में, आपने कंपनी बनाई 2010 में, अब आपने कंपनी बनाई 2012 में, अब सेम। आपने कंपनी बनाई 2013 में, अब बताओ। 13 में तो नया एक्ट आ गया ना हमारा, 2013 में नया कानून आ गया। तो 13 में जो कंपनी बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी, नए वाले कानून के हिसाब से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चाहे कोई कंपनी पुराने वाले कानून में बनी हुई है, वो भी कंपनी है हमारे लिए।
चाहे कोई कंपनी नए वाले कानून में बनी है, वो भी हमारे लिए क्या है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कह रहा है कंपनी जो है, चाहे वो नए कानून में बनाई गई हो, चाहे पुराने कानून में बनाई गई है, बात एक ही है तो कंपनी हमारे लिए दोनों केस में ये लिखा हुआ है। अब एक चीज और समझो, ये इंपॉर्टेंट है। However, an association formed not for profit acquires a corporate life and falls within the meaning of a company by reason of a license under section 8 of the act। ये मैं लिखवाता हूं आपको। कंपनी जो बनती है वो दो में से किसी एक काम के लिए बनती है, या तो फॉर प्रॉफिट मेकिंग, या फिर फॉर नॉट प्रॉफिट मेकिंग। आपने अकाउंट्स में एनपीओ चैप्टर पढ़ा है? एनपीओ क्या मतलब होता है उसका? उसमें आप कौन सी एंटिटी के बारे में पढ़ते हो? मतलब उसमें एंटिटी जो होती है वो क्या कर रही होती है? काम नहीं करती। किसके लिए काम करती है फिर वो? सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही कंपनी भी होती है। कंपनी जब बनाई जाएगी, या तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी, या फिर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी तो किसके लिए काम करेगी? ठीक है। और हमारा जो कंपनीज एक्ट है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप कभी भी सोशल वेलफेयर के पर्पज से कंपनी बनाओगे तो वो कौन सी धारा में बनाई जाएगी? सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 8, धारा 8 जो है वो बात करती है उस कंपनी के बारे में जो हमने किसके लिए बनाई है? सोशल वेलफेयर के लिए बनाई है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई कंपनी बनाते हो सोशल वेलफेयर के लिए, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस लिए कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है। अगर आप कंपनी किसके लिए बना रहे हो? सोशल वेलफेयर के लिए, तो ऐसा ऐसे काम के लिए कंपनी बनाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस कौन देगा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है। अब एक चीज और समझो। जब आप लोग, अच्छा, जो लोग कंपनी बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो कंपनी बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो लोग हैं जिनके माइंड में आइडिया आता है कंपनी बनाने का, और ये लोग इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं? जब कंपनी बनाएंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, प्लस कंपनी बनाने की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट्स और फीस कहाँ फाइल होते हैं? एक अथॉरिटी है, उसका नाम है आरओसी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक अथॉरिटी का नाम है। इस अथॉरिटी के पास प्रमोटर्स क्या करेंगे? सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे और ऑनलाइन फीस पे करेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन जाएंगे और फीस भी कैसे जाएगी? ऑनलाइन। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने बना के कहाँ फाइल कर दिए? आरओसी के पास फाइल कर दिए ना। अब आरओसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सी का मतलब सर्टिफिकेट, ओ का मतलब ऑफ, आई का मतलब इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
ये सर्टिफिकेट आने का मतलब क्या है, हमारी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, जब तक ये सर्टिफिकेट आरओसी से हमारे पास नहीं आएगा तब तक कंपनी बनी हुई नहीं मानी जाएगी। तो कम यहाँ से मेरे को आपको समझाना क्या था, मेरे को आपको समझाना ये था कि कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल होते हैं। तो कंपनी बनाने के डॉक्यूमेंट्स और फीस कहाँ देनी पड़ती है आपको, आरओसी में। और सर्टिफिकेट भी कौन देता है आपको, आरओसी। अब एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको। अगर कुछ प्रमोटर्स हैं, मान लो हम सब है, हमें मिलके एक कंपनी बनानी है, वो कंपनी होगी सेक्शन 8 वाली। और सेक्शन 8 वाली जो कंपनी होती है वो क्या काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, हाँ। तो अब कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग मिल करके कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इनको लाइसेंस लेकर के आना है। लाइसेंस कहां से मिलता है, नहीं सीजी से, लिखवाया ना मैंने आपको ऊपर, अभी देखो। ठीक है, आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेकर के आना है। कहां से मिलेगा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करनी पड़ती है, जो फीस बनेगी वो भी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। फिर सीजी आपको लाइसेंस देगा। अगर सीजी ने आपको लाइसेंस दे दिया, क्या इसका मतलब कंपनी बन गई। सीजी का लाइसेंस आने का मतलब क्या है, कंपनी बन गई नहीं। क्या करना पड़ेगा अभी, अभी डॉक्यूमेंट्स तो बाकी पड़े हैं ना। कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स, प्लस फीस भी देनी है। ये कहां जाएगा, आरओसी के पास। ठीक है, फिर ये आरओसी हमें क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। तब जाके हमारी सेक्शन 8 कंपनी बनेगी। अब यहां से मुझे समझाना क्या था आपको कि अगर हम एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सीजी का लाइसेंस आ गया तो कंपनी बन गई। सीजी का लाइसेंस आने के बाद भी आपको आरओसी वाला काम तो करना पड़ेगा ना। तो सेक्शन 8 कंपनी में अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए कंपनी बनाओगे, उसमें आपको एक काम फालतू करना पड़ता है, और वो काम है लाइसेंस लेकर के आना सीजी से। अगर आप प्रॉफिट के लिए कंपनी बनाते हो, प्रॉफिट के लिए, उसमें सीजी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमाना, वेलफेयर करना है, उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए सीजी से। तो पहले सीजी के पास जाएंगे या पहले आरओसी के पास जाएंगे, पहले आप सीजी के पास जाओगे। अगर सीजी ने आपको लाइसेंस दे दिया, फिर डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल करोगे, हाँ। अगर सीजी मना कर देगी तो क्या आरओसी के पास जाओगे आप, फायदे नहीं जाने का। आरओसी मना कर देगा कि पहले सीजी के पास जाओ, और सीजी के पास जाके आए वो मना कर रहे हैं हमको। ठीक है, तो ये चीज आपको समझानी थी मेरे को, यहाँ से समझ आ गई। ठीक है, ये लो बस अभी इसको इतना करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको। आपका डेली का जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, जितना भी हम क्लास में पढ़ेंगे वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब भी क्लास में आओगे, आपको जो कॉपी में आपने नोट किया है वो पढ़ के आना है, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करें आपके माइंड में रहे कि कल हमने कहाँ तक छोड़ा था पढ़ के। ठीक है, ये बात डेली बतानी जरूरी नहीं है, खुद से आपको ध्यान रखनी है। और सिर्फ मेरे पेपर के लिए नहीं बोल रहा मैं, सभी पेपर के लिए बोल रहा हूँ आपको। अब देखो, आप प्रोफेशनल कोर्स में एंटर हो गए हो, तो कुछ चीजें आपको खुद से भी समझनी पड़ेगी। कि आपको हर चीज बता के करवाई जाए, कोई जरूरी नहीं है कि डायरी लगवाएं, आपके होमवर्क लिखवाएं उसमें, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने के बाद थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बच्चे की भी बनती है कि डेली क्लास में जो करवाया जा रहा है, चाहे वो मेरे पेपर का हो किसी और पेपर का हो, वो हम एटलीस्ट घर जाके पढ़ लें, ताकि नेक्स्ट डे जब क्लास में आएंगे उसके दो फायदे मिलेंगे आपको पढ़ के आओगे तो। डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस कनेक्टिविटी बनी रहेगी, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था चैप्टर को, आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये चीज है। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं फिर।